गुड डे टू ऑल ऑफ यू। आज हम सेक्शन सी स्टार्ट कर रहे हैं। डीएवी पास्ट ईयर पेपर जो था 2024 का, 2024 टू 2025 का जो सीजन था उसका ये पेपर है। तो इसमें हम सेक्शन सी आज स्टार्ट करने वाले हैं और सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 22 लिखा हुआ है, द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द गैस बबल अंडर वाटर डिपेंड्स अपॉन P मतलब प्रेशर, रो मतलब डेंसिटी और E हमें लिखा हुआ एनर्जी। ये मैंने लिखा नहीं है वेयर करके ताकि क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट बन जाए, लिखने में आसानी हो। फिर बोलते हैं कि यूजिंग द डायमेंशन फॉर्मूला या यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन शो दैट फॉर द कांस्टेंट वैल्यू P प्रेशर, E एनर्जी, द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। इसका मतलब क्या होगा कि जो टाइम पीरियड है वो अंडर रूट ऑफ डेंसिटी के बराबर हो जाए। ये हमें प्रूफ करना है, बाकी सारी कंडीशन इसने कांस्टेंट बोली है। तो आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले उसने क्या कहा, उसने कहा कि जो मेरा टाइम है वो डिपेंड करता है प्रेशर पर, प्रेशर की पावर A पर, डेंसिटी पे डिपेंड करेगा तो डेंसिटी की पावर B और एनर्जी पे डिपेंड करेगा तो एनर्जी की पावर C। अब टाइम पीरियड की बात करें तो m0 L0 T की पावर 1 हो जाता है। प्रेशर की बात करें तो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, तो फोर्स कितना होगा, मास इनटू में एक्सेलरेशन और पर यूनिट एरिया, तो 1 अपॉन में क्या रहेगा, मीटर स्क्वायर की पावर A, है ना। तो प्रेशर आ गया, फोर्स पर यूनिट एरिया मैंने लगा दिया, उसमें सीधे डायमेंशन मैंने लिखी हुई है। थोड़ा मैं बोर्ड का गैप और ले लेता हूं ताकि आप अच्छे से टॉपिक समझ में आ पाए। ओके, so now density, what about density? Density is kg per meter cube, तो मीटर की पावर -3 की पावर b। एनर्जी, कोई भी एनर्जी ले लेते हैं, हाफ mv स्क्वायर या mgh, हाफ mv स्क्वायर ले लेते हैं, तो kg मास हो गया और मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर की पावर c। ये पार्ट मेरा बना। तो आप देखेंगे यहाँ m0 है, यहाँ L0 है, यहाँ t की पावर 1 है। यहाँ देखें तो kg की पावर a, 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा तो मीटर की पावर -a और सेकंड की पावर -2a, ये बनेगा। ऐसे यहां पर चलते हैं तो kg की पावर b, मीटर की पावर -3b, ये बनेगा। यहां चलते हैं तो kg की पावर c, मीटर की पावर 2c और सेकंड की पावर -2c, ये बनेगा, है ना। अब यहां पे कंपैरिजन करते हैं, पहले मास को कंपेयर करते हैं। तो m0 है, यहाँ a है, यहाँ मास b है और वहां पर c है, तो पहली इक्वेशन आपके सामने आ गई, a प्लस बी प्लस सी। फिर अगले पे चलते हैं लेंथ पे, लेंथ यहाँ पे 0 है, यहाँ पे लेंथ मीटर -a है, यहाँ पर -3b है और वहां पे +2c है, तो ये सेकंड इक्वेशन आ गई। थर्ड पर चलते हैं, कंपेयर करेंगे टाइम को, है ना। टाइम यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे टाइम 1 है, यहाँ पर टाइम -2a है और यहाँ पे टाइम है ही नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 और वहां पे टाइम है माइनस में 2c, तो -1/2 आ जाता है a प्लस सी। तो a और c को मिला दिया जाए, तो a और c को इस इक्वेशन में पुट कर देना, तो यहाँ आ जाएगा -1/2 प्लस में b, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ। सिर्फ हमें b ही चाहिए था क्योंकि हमें तो डेंसिटी को टारगेट करना है ना। क्वेश्चन में दोबारा दिखा देता हूं आपको कि क्या प्रूफ करना था। हमें प्रूफ करना था कि जो हमारा टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के। वो हो रहा है कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो की पावर 1/2, क्योंकि b लगा हुआ है रो के ऊपर। तो जो टाइम पीरियड है वो k टाइम्स ऑफ अंडर रूट रो, k मैंने कांस्टेंट टर्म ले ली है, इससे हम कर सकते हैं। तो काफी आसान क्वेश्चन था, बस हमें डायमेंशनली जानकारी होनी चाहिए फॉर्मूले निकालने की, बाकी इस क्वेश्चन में खास कुछ नहीं था। तो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन में लिखा गया है, इफ द हॉरिजॉन्टल रेंज and maximum height of projectile are equal in magnitude then find the angle of projection। तो यहां पर आप पहले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि हमें पहले क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ रेंज की बात की गई है और हॉरिजॉन्टल रेंज और हाइट की बात की गई है। तो आपको इन दोनों के फॉर्मूले पता होने चाहिए। अगर फॉर्मूले पता लग गए तो बस हम इन दोनों को इक्वल करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो चलो करते हैं, और इनका फॉर्मूला कैसे याद किया जाता है वो भी मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की। कि इसका सॉल्यूशन A, सबसे पहले मैं रेंज की बात कर रहा हूं, देखो चाहे रेंज ले लो चाहे हाइट ले लो, u² g इधर लिखना, हाइट में भी u² g इधर लिखना, ठीक है। दोनों में u² g तो कॉमन आएगा, तो रेंज और हाइट दोनों में आपको u इज इनिशियल,
वेलोसिटी एंड जी इज ग्रेविटी, ये पता होना चाहिए। तो r इज u स्क्वायर अपॉन g एंड h भी u स्क्वायर अपॉन g लिखा। अब r वाले में आगे आ जाएगा साइन ऑफ 2 थीटा, और कोई भी फॉर्मूला हो जिसमें 2 एक ही बार आएगा, ठीक है, पूरे फॉर्मूले में 2 एक ही बार आएगा, ऐसे समझना है। और यहां पर देखें तो यहां आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, भी यहां कहीं 2 नहीं आ रहा तो 2 डिवाइड में आएगा। ऐसे आप याद कर सकते हो, ये मेरा अपना तरीका है, बाकी आप ज्यादा फॉर्मूले करेंगे तो याद वैसे ही हो जाता है। तो आपके पास रेंज आ चुकी है और आपके पास यहां पर हाइट आ चुकी है। तो हाइट का फॉर्मूला हमने क्या निकाला, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और सॉरी रेंज का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और h का फॉर्मूला आ गया मेरे पास u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। अब इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। अगर इक्वेट करता हूं तो r और h को बराबर रखेंगे, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g इक्वल टू u स्क्वायर, देन हियर इट इज साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, g से g कट जाएगा, u स्क्वायर से u स्क्वायर कट जाएगा, यहां जाएगा ट्वाइस ऑफ, अब ये 2 भी इधर आ जाएगा एक और, ये जो 2 है इसको इधर ले आए। अब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहां लिख दिया मैंने साइन स्क्वायर थीटा, एक इससे ये कट जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा, यहां आ जाएगा मेरा साइन थीटा। तो यहां पर हम देखें तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय हो जाएगा कॉस थीटा, तो साइन अपॉन कॉस होता है टेन थीटा, जो कि 4 के बराबर होता है। तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, tan इनवर्स 4, जो कि अप्रोक्सीमेटली 76 डिग्री होती है। मुझे तो याद है, लेकिन अगर आपको याद भी नहीं है तो आप ऊपर सिर्फ tan इनवर्स 4 अगर लिख देते हैं तो भी आंसर माना जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। अब हम अगले इसके बी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। इतना पार्ट आपका हो गया हो तो थोड़ा मुझे बोर्ड का स्पेस चाहिए, मैं दोबारा क्वेश्चन रीड आउट कर देता हूं। सेकेंड पार्ट, अगले पार्ट में फॉर अ प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड एट 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थीटा एंड 90 डिग्री माइनस थीटा प्रोजेक्टेड इट। आगे क्या लिखा है, रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट, ये तो और आसान है, ये यही करने की कोशिश करता हूं। देखो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला भी लिखवाया था, u स्क्वायर अपॉन जी, यहां आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2, ये h1 हो गया, ये इस वाले एंगल के लिए हो गया। अगर मैं यहीं पर h2 की बात करता हूं तो u स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा लिखेंगे, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा। अगर आप देखेंगे इन दोनों का रेशो तो देखो 2g कैंसिल आउट, u स्क्वायर कैंसिल आउट, तो इन दोनों को आप डिवाइड कर लेंगे तो नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और ऊपर आ रहा है टेन स्क्वायर थीटा, है ना। इन दोनों को डिवाइड करने पर ऊपर से न्यूमरेटर मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा और साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो इन दोनों का रेशो क्या आएगा, टेन स्क्वायर थीटा। आंसर खत्म, ये तो यही हो गया। तो h1 अपॉन h2 आंसर इज टेन स्क्वायर थीटा। सो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कोई डाउट रहता है तो मुझे फीडबैक जरूर देना, मैं कोशिश करूंगा इसे और डिटेल में डेप्थ में समझाने की। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है, जिसमें बोला जा रहा है कि P एंड Q दो पार्टिकल हैं और दोनों का मास सेम है। पॉइंट टू बी नोटेड, एक P पार्टिकल है, Q पार्टिकल है और दोनों का मास जो है वो सेम दे रखा है। इफ P इज मूविंग अलोंग x एक्सिस, अगर P पार्टिकल x एक्सिस की तरफ मूव करता है और उसकी इनिशियल स्पीड दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, और Q वाला जो पार्टिकल है वो कह रहे रेस्ट पर है। ये बहुत बड़ी हेल्प की है इन्होंने, हमारी काफी डाटा दे दिया। तो पहले इतना ही बना के आपको दिखा देता हूं कि इसमें हमें बोला क्या हुआ है। इस सॉल्यूशन में इन्होंने कहा है कि आपके पास देखो जी दो बॉडी है, एक पहली बॉडी का नामकरण कर दिया P, इसका मास है n और इसकी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है u1 10 मीटर पर सेकेंड। कॉलिजन का ही क्वेश्चन है ये तो। फिर एक दूसरा आइडेंटिकल मास है, उस पार्टिकल का नाम है Q, उसका भी मास m है और वो रेस्ट पर है, ऐसा इन्होंने कहा है। तो इसका मतलब u2 हो जाएगा 0। वैसे तो आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के इस क्वेश्चन को खत्म कर सकते हैं, लेकिन मैं एक आपको डिफरेंट अप्रोच से इस क्वेश्चन को कराने वाला हूं जो कि काफी आसान माना जाएगा। सो आफ्टर अंडरगोइंग अ परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन, ये भी इन्होंने हमें बता दिया कि इलास्टिक कॉलिजन परफेक्ट है, विद अ Q पार्टिकल P गेट स्कैटर थ्रू एन एंगल 30 डिग्री। तो जो P पार्टिकल है उसने थोड़ी देर बाद ना अपनी चाल बदल ली, इस बॉल को वो टक्कर सीधी नहीं मार रहा, वो इस बॉल को टक्कर इस एंगल पे मार रहा है, मतलब 30 डिग्री एंगल पे मार रहा है, चेंज करके मार रहा है। तो इसको भी मैं पिक्टोरियली आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। इसको जूम इन करते हैं इस केस को कि किस प्रकार ये केस बन सकता है। लेट्स सी।
इसके लिए मैं एक परफेक्टली एक स्फीयर बनाने की कोशिश करूंगा ताकि ये टॉपिक आपको समझ में आ जाए। जस्ट वेट अ मिनट। कि लेट सपोज यही पार्ट आगे गया, तो लेट सपोज P पार्ट तो इधर आ गया है ना, P पार्ट 30 डिग्री पे जा रहा है, मतलब ये एक्सियल जो जा रहा होगा अब तो ये ऐसा जाएगा है ना, स्कैटर होगा तो ऐसा जाएगा ना, ऐसे टक्कर मारेगा इधर इस साइड है ना, स्कैटर होगा तो 30 डिग्री, मतलब हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री बोला ना उसने, तो ये पहले 0 डिग्री पर, अब ये बॉल उठ जाएगी तो ऐसे टक्कर जाएगी। तो जो पार्टिकल है ये अपना पाथ चेंज करेगा और ये पाथ चेंज करके साइड से कॉर्नर से ऐसे डेंट लगाता हुआ जाएगा है ना, ऐसे बनेगा। तो इस वाले केस को मैं जूम इन कर रहा हूं इधर, तो ये तो आ गया मेरा P पार्टिकल और नीचे की तरफ रह जाएगा मेरा Q पार्टिकल। तो यहां पर देखें तो ये हमारा होगा Q पार्टिकल है ना, तो एक तरफ हो गया P पार्टिकल और नीचे की तरफ हो गया Q पार्टिकल। अब ध्यान से समझना कि ये टक्कर कुछ इस प्रकार लगने वाली है। अब इन दोनों के अपने सेंटर होंगे। एक रूल बताता हूं कोलिजन में, कभी भी यहां पर एक सेंटर है, यहां पर एक सेंटर है, जब कभी भी दो बॉडी टकराती हैं तो उनके बीच का कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करना होता है। उनके बीच में हमेशा कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करना होता है। कॉमन टेंजेंट मतलब एक ऐसी लाइन जो कि दोनों को टच करती हुई निकल रही हो, जो क्लास 10th में हम पढ़ते थे ना टेंजेंट, वही पोर्शन रहेगा। तो ये हमारा बनता है कॉमन टेंजेंट, तो इसे हम बोलने लगे कॉमन टेंजेंट। अब ये जो कॉमन टेंजेंट बन रहा है इसी के परपेंडिकुलर, हमेशा इसी के परपेंडिकुलर एक लाइन और बनानी है। तो इस कॉमन टेंजेंट के परपेंडिकुलर ये वाली लाइन बनेगी, इसी लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ इंपैक्ट। कहने का मतलब है कि जब कोई भी बॉडी टक्कर मारती है तो टक्कर मारने के बाद वो इसी लाइन ऑफ एक्शन पे मूव करती है, तो इसी को हम बोलते हैं लाइन ऑफ इंपैक्ट। LOI लिख देता हूं, ठीक है, ये जेई वगैरह में भी काफी अच्छा कॉन्सेप्ट बनता है। तो आपको क्या देखना है कि P तो इधर निकल गया, वो तो हमें पता ही लग गया क्योंकि क्वेश्चन में उसने बोला, क्वेश्चन में उसने कहा कि वो 30 डिग्री से स्कैटर हो गया है। इसका मतलब ये एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल बना देता हूं रेफरेंस के लिए। अगर ये एक्स एक्सिस बनी है और हमें उसने कहा है कि वो v1 वेलोसिटी से टक्कर खाने के बाद की जो वेलोसिटी हो गई वो v1 हो गई, और ये जो एंगल बनता हुआ नजर आ रहा है वो उसने बोला है 30 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस, और इसको मान लिया मैंने एक्स एक्सिस है ना। अब यहां देखना वेलोसिटी v2, तो इस रेड लाइन पे अब देखो ये बॉल टक्कर मारेगी इसे, तो क्यों इधर तो जाएगा नहीं, क्यों तो इधर ही जाएगा। तो जो लाल वाली लाइन बनाई है इस तरफ, मतलब इस तरफ v2 भागेगा, तो दूसरा वेलोसिटी वेक्टर v2 आ गया जो कि कौन से पार्टिकल का है, क्यू का है। तो एक वेलोसिटी वेक्टर इधर, एक वेलोसिटी वेक्टर इधर। अगर इस वेलोसिटी वेक्टर को आप यहां पे जोड़ देते हैं है ना, ऐसा कर सकते हैं ना, तो ये 30 डिग्री है, और हम जैसा कि जानते हैं ये लाल वाली जो लाइन आ रही है ये 90 डिग्री पे ही कट हुई है नीली वाली के, तो ये दोनों के दोनों पैरेलल है। तो यहां 90 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो ये वाला एंगल कौन सा बन जाएगा, 60 डिग्री। या फिर इस वाले को यहां उठा के रख लो तो भी बन जाता है, मतलब कैसा भी कर लो। आपके सामने v2 और v1 का एक पार्ट निकल कर आ गया। अगर यहां तक आप पहुंच गए तो बस क्वेश्चन हो गया। बाकी कुछ बच्चे इक्वेशन सॉल्व करके भी निकाल लेते हैं, तो वो भी मेथड ठीक है। यहां 30 डिग्री बना और यहां 60 डिग्री बना, बस इतना होते ही हमारा काम फिनिश होता हुआ नजर आ रहा है। अब आप इसके कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहली बात तो आप देखना v1 का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में एक इधर बनेगा, तो यहां आ जाएगा v1 cos 30 डिग्री इधर बनेगा और इधर देखें तो प्लस में v2 से इधर क्या बनेगा, तो v2 का कंपोनेंट इधर क्या बनेगा, cos 60 डिग्री। फिर हम देखते हैं दोनों तरफ ऊपर नीचे, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या बनेगा, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनेगा इधर v1 sin 30 डिग्री, और इसका परपेंडिकुलर नीचे क्या बनेगा v2 और sin 60 डिग्री, v2 sin 60 डिग्री। अब आप ध्यान से देखना, इसने एक लाइन बोली थी कि इन दोनों का मास सेम है, और ये बेसिक हमें पता होता है कि जब कभी भी मास बॉडी का सेम होता है तो इनिशियल स्पीड जो बॉडी में लग रही थी वो कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड। तो वही 10 मीटर पर सेकेंड इस हॉरिजॉन्टल दोनों वेलोसिटी के सम के बराबर होंगी, क्योंकि व्हेनेवर द मास इज आइडेंटिकल देन वेलोसिटी गेट एक्सचेंज्ड। तो जो इन दोनों को मिलाकर आएगा वो 10 आएगा, बाकी ये दोनों बराबर हो जाएंगी। दो इक्वेशन मिलते ही v1 और v2 निकाल देंगे, यही क्वेश्चन था। सो इतना सही मापदंड था, बस आपको ये फिगर ड्रॉ करनी आनी चाहिए।
तो अब मैं इसको थोड़ा सा साइड कर देता हूं ताकि मुझे मैथ्स करने को मिल जाए थोड़ा। नाउ इक्वेशन बना रहे हैं तो आप देखेंगे यहां पर V1 cos 30 डिग्री प्लस यहां आएगा V2 cos 60 डिग्री जो कि 10 के बराबर है। cos 30 डिग्री होता है √3/2 और V2 cos 60 डिग्री होता है 1/2 इक्वल टू 10। तो आ जाएगा √3 टाइम्स ऑफ V1, यहां पे V2 ये आ जाएगा 20। तो ये आ गया ए ऑप्शन। फिर चलते हैं हम जो V1 sin 30 डिग्री है और फिर यहां पे V2 sin 60 डिग्री है, तो इनका रिलेशन निकलेगा तो यहां आ जाएगा 1/2 और यहां आ जाएगा मेरे पास √3/2। 2 ने 2 को मार दिया तो V1 की वैल्यू आ गई हमारे पास √3 टाइम्स ऑफ V2। अब आप क्या काम करेंगे, इस इक्वेशन में इस V1 को यहां उठा के पटक दो। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड जैसे ही आप लगाएंगे आपके सामने V1 और V2 दोनों ही निकल आएंगे। तो मैं थोड़ा सा कैमरा और आगे ले जाता हूं और इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो आप देखेंगे √3 इंटू √3 3 होता है, 3 टाइम्स ऑफ V1 3 टाइम्स ऑफ V2 प्लस में V2 इक्वल टू 20। तो आपके पास 4V2 बना तो 4 5 जा तो 5 मीटर पर सेकेंड तो V2 आ गया। फिर इस V2 को यहां उठा के पटक दो तो V1 आ गया। तो 5√3 मीटर पर सेकेंड आपके पास क्या आ गया, V1 आ गया। इट इज डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोच एंड इजीएस्ट अप्रोच टू सॉल्व दिस क्वेश्चन जो कि मैंने आपके सामने रखी है। तो ये जो लाइन ऑफ इंपैक्ट मैंने आपके सामने रखा है ये एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। बाकी बच्चे इक्वेशन वगैरह बनाते हैं वो थोड़ा लंबा भी मेथड चला जाता है, लेकिन ये मेथड एक प्रोफेशनल मेथड और आगे के लिए भी बहुत यूजफुल मेथड है एज वेल एज सीबीएसई एंड कॉम्पिटिशन ऑल्सो। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 25। A wrench with a longer arm is preferred over one with a shorter arm, है ना। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट मैं आपको सबसे पहले बताता हूं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। दरवाजा, सभी लोग आप अपने घरों में दरवाजा जरूर खोलते होंगे। दरवाजा एक जगह से फिक्स होता है उसे बोलते हैं हम हिंज, है ना। जब दरवाजा एक जगह फिक्स होता है उसे बोलते हैं हिंज। आपने देखा होगा दरवाजा में खोलना है तो उसकी जो कुंडी लगती है वो एक्सट्रीम पॉइंट पे लगती है जाके, मतलब दरवाजे के हिंज से यहां तक का डिस्टेंस हम हमेशा बढ़ाना चाहते हैं। तो जो भी गेट का लॉक होता है वो एक्सट्रीम पॉइंट पे ही क्यों लगाया जाता है, उसके पीछे का फॉर्मूला समझना। जो टॉर्क होता है वो एक तो रेडियस पे डिपेंड होता है और दूसरा फोर्स पे। मुझे टॉर्क तो इस दरवाजे पे सेम लगेगा क्योंकि उतना ही टॉर्क की रिक्वायरमेंट होगी दरवाजा खुलने पर, अगर पूरा दरवाजा खोला जाए। इसका मतलब अगर ये चीज कांस्टेंट हो जाती है तो मेरा जो R और जो F है वो दोनों एक दूसरे के रिलेशन में आ जाते हैं। जैसे मान लो ये वैल्यू मुझे बराबर चाहिए, तो अगर आप R को बढ़ाएंगे तो उतना ही F घट जाएगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ना। तो रेडियस के बढ़ने पे या डिस्टेंस के बढ़ने पे आपका जो फोर्स है उतना ही घट जाता है। अगर आप रेडियस घटा दें, मान लो ये कुंडी इधर लगा दें बिल्कुल दरवाजे के एकदम हिंज के पास, तो दरवाजा ही नहीं खोल पाओगे। कई बार देखा ना, जड़ की तरफ से दरवाजा खोलना कितना मुश्किल होता है। तो रेडियस या डिस्टेंस घटने पे फोर्स बढ़ जाता है और हम सब हैं आलसी लोग, है ना, आलस करेंगे क्योंकि फोर्स किसी को ज्यादा नहीं लगाना। तो इसलिए वीडियो भी देख रहे हैं कि शॉर्ट टर्म ये PYQ हो जाएंगे ना, थोड़ा सा पढ़ने से ज्यादा नंबर मिल जाए। तो वही सेम है सिचुएशन कि दैट मींस फोर्स हमें घटाना है, मतलब फोर्स कम रखना है, इसलिए हम डिस्टेंस को बढ़ा देते हैं। तो यहां पे क्या लिखा हुआ, व्रेंच विद अ लॉन्गर आर्म प्रेफर्ड ओवर वन विद शॉर्टर आर्म। तो क्यों लॉन्गर आर्म लिया है, रीजन लिख दोगे ना इंग्लिश में। बिकॉज टॉर्क इज कांस्टेंट, देन व्हेनेवर द डिस्टेंस इंक्रीजेस देन फोर्स गेट, व्हेनेवर द डिस्टेंस इंक्रीजेस देन फोर्स गेट डिक्रीजेस। इतना लिख के छोड़ देना। तो ये हमारा एक रीजनिंग का पार्ट था, ये हमने गिव रीजन वाले पार्ट में बता दिया। अब हम चलते हैं बी पर, हेलीकॉप्टर वाले पर। हेलीकॉप्टर के 2 प्रोपेलर होते हैं। अब ये बताना भी क्यों होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बना लेते हैं हेलीकॉप्टर, है ना। हेलीकॉप्टर के 2 प्रोपेलर होते हैं। कहां कहां होते हैं देखते हैं। एक प्रोपेलर तो यहां होता है, ठीक है, एकदम इसकी टेल पर होता है एक प्रोपेलर, और एक प्रोपेलर लगता है इसके ऊपर, इसकी छत पे लगता है। तो एक प्रोपेलर टेल पे लगा और एक इसकी छत पे लगा। तो आप देखेंगे एक जो प्रोपेलर यहां होता है, इस पे भी राउटर के ब्लेड्स होते हैं, हमारे राउटर होता है, राउटर मूव कर रहा होता है ना। यहां पायलट की सीट है, यहां इसके पहिए बना देते हैं या सपोर्टिंग पहिए बना देते हैं,
ठीक है, यहाँ पे एक रैक बना देते हैं समथिंग, और एक प्रोपेलर यहां होता है, कुछ ऐसे होते हैं ना, फ्लेक्सिबल ब्लेड्स होते हैं इसके। तो अब हम यहां पर क्या बोलना चाहते हैं कि इसकी दो प्रोपेलर होते क्यों हैं, एक पीछे एक आगे, है ना, ये आप बताना चाहते हैं। तो आप देखेंगे कि देखो ये राउटर मूव कर रहा है, तो जो L है एक एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट होता है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला m इंटू वी इंटू आर होता है। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे वर्क करता है, सीधे लिखेंगे इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ऐसा क्यों है, सिंपल भाषा में समझते हैं कि मान लो ये राउटर अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, तो न्यूटन के थर्ड लॉ लगाने के लिए उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन के लिए उसका काउंटर करता है ये वाला राउटर। मतलब ये वाला प्रोपेलर और ये वाला प्रोपेलर दोनों एक दूसरे को काउंटर करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे L1 आ रहा है और इसका एंगुलर मोमेंटम L2 है, तो L1 हमेशा माइनस L2 होगा ताकि कोई चेंज ना आए एंगुलर मोमेंटम में, DL क्या हो जाए, 0 हो जाए। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम, नो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज सेटिस्फाई हियर। चलो इतनी बात समझ में आ गई। अब हम और आगे चलते हैं बैलेटेड आंसर की तरफ। तो बैलेटेड आंसर वेरी हर एंगुलर स्पीड एट आउटस्ट्रेचिंग हर हार्म, तो आपने देखा होगा या नहीं देखा होगा तो इमेजिन कर लेते हैं कि लेट अस टेक एन एग्जांपल। ये बैलेटेड आंसर है ना, कोई बैलिड आंसर मत बोल देना भैया, बैलिड आंसर अलग होता है। तो यहां पर देखेंगे कि हमारे पास यहां इसने पहले हैंड को ओपन कर रखा है और ये ओमेगा एंगुलर स्पीड से भाग रही है, मतलब रोटेट कर रही है। इसके बाल भी बना ही देते हैं, लगनी चाहिए बैलिड आंसर है, ठीक है। अगर इसने अपने हाथ बंद कर लिए, मान लो यहां पर ये नेक है और इसने अपने हाथ बंद कर लिए, ये इधर आया, ये इधर आया, ठीक है। रोटेशन अभी भी हो रहा है लेकिन इस बार अलग हो गई स्पीड। इसके पीछे का कारण समझना, सबसे पहले इसमें भी वही लगेगा L इज इक्वल टू एम इंटू वी इंटू आर। अगर मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात करूं तो इधर कर देता हूं इसे थोड़ा सा ना, इधर दिख रहा होगा। तो L जो होता है वो m इंटू वी इंटू आर होता है और जो v होता है वो r इंटू में ओमेगा होता है। तो m इंटू में r इंटू में ओमेगा इंटू में r होता है। ये m r स्क्वायर इंटू में ओमेगा होता है, m r स्क्वायर इनर्शिया होता है। ये पार्ट मुझे समझ में आया। चलो अब मुझे बताना, जब ये लड़की हाथ खोलेगी अपने तो इसका रेडियस बढ़ेगा कि नहीं। अच्छा रेडियस बढ़ा तो ये तो कांस्टेंट है, तो रेडियस के बढ़ने पे जो ओमेगा है, जो r इंटू ओमेगा है या r स्क्वायर ओमेगा है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे का दुश्मन हो जाएंगे, है ना, दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, दुश्मन। इसका मतलब अगर r बढ़ा तो ओमेगा घटेगा, तो यहां पे इसका ओमेगा घट रहा है, यहां पे स्पीड इसकी डिक्रीज होगी, तो स्पीड इसकी यहां पे डिक्रीज होगी। लेकिन जैसे ही अपने हाथ को ये बंद कर देती है तो इसकी स्पीड बढ़ जाती है, तो यहां पे स्पीड इसकी बढ़ जाएगी। उसका कारण बता दिया मैंने, डिस्टेंस यहां पे डिक्रीज हो रहा है, आर के कम होने पर ओमेगा बढ़ जाएगा, आर के ज्यादा होने पे ओमेगा घट जाएगा। बस यही यहां पर फैक्टर था। सो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 25 भी कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 पर।